वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर हम जैब एग्जाम के प्रिपरेशन में आपके हेल्प करने के लिए आ गए हैं। इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के मॉड्यूल सी के टर्मिनल क्वेश्चंस यानी कि जो चैप्टर के पीछे के क्वेश्चंस है उनको हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। आई होप यू ऑल आर रेडी, बट बिफोर मूविंग अहेड लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आप लोग जैब 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, देन द क्विकेस्ट एंड easiest way to qualify this exam is to be part of some guidance program। ठीक है, तो हम आपके लिए लेकर आ गए एडुटैप मास्टर कोर्स, जहाँ पर चारों के चारों जो कंपोनेंट जैब के हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एमसीक्यूज, लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाया जाता है। यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, एंड अगर आप अभी इसको अवेल कर रहे हो देन यू शुड डेफिनेटली यूज द कोड JAB75 ताकि आपको 75% का डिस्काउंट मिले ऑन ईच एंड एवरी कोर्स। वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग पर्टिकुलर एक एक जो हमारा कंपोनेंट है उससे रिलेटेड कोर्स भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। लेट्स से आई एंड IFS आपका क्लियर हो गया, देन यू कैन गो फॉर दैट आल्सो। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स बाकी कंपोनेंट्स के जो कोर्स है उसको भी अवेल कर सकते हैं। यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल द बेस्ट, राइट दोस्तों। तो इस सेशन में हम जो मॉड्यूल सी है उसके चैप्टर के पीछे के, मैकमिलन बुक के चैप्टर के पीछे के जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर रहे हैं, एंड चैप्टर 20 से हमारा जो मॉड्यूल सी है वो शुरुआत होता है। तो देखते हैं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ओवरव्यू। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम? द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, फॉर्मल यानी कि जो रेगुलेटेड है, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम चलता है, इनफॉर्मल में वो नहीं है। तो मनी लेंडर रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से नहीं चलते। म्यूचुअल फंड, जी हाँ, ये रेगुलेटेड है, ये रिलेटिव्स, महाजन, तो ये सारे जो है इनफॉर्मल है, बट बी इज द फॉर्मल सिस्टम, सो विच इज नॉट पार्ट ऑफ द इनफॉर्मल सिस्टम, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम? तो एसोसिएशन जो है ये फॉर्मल नहीं होता। कोई ग्रुप है, कोई एसोसिएशन है, उसके तहत आपको जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो दैट इज नॉट फॉर्मल। ठीक है, बैंक्स, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सारे रेगुलेटेड है। ठीक है, तो दैट इज व्हाई ए इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम? फाइनेंशियल मार्केट, इंस्ट्रूमेंट, इंस्टीट्यूशन, ये सारे ही फाइनेंशियल सिस्टम में होते हैं। दैट इज व्हाई डी, ऑल ऑफ द अबव, इज द right answer। Which was the first bank to be established in India? Bank of India, State Bank, Bank of Hindustan या पंजाब नेशनल बैंक? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान वाज द फर्स्ट बैंक। इसको आगे जाकर जो है थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके SBI जो है फिर बना था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, which phase of development of financial system was focus laid on setting up of development financial institutions? ठीक है, तो 1947 तक का जो फेज था दैट वाज फेज वन। 47 से आपका 1991 तक का ये फेज है टू। 91 से लेके 2010 तक, 2010 से प्रेजेंट, तो इस तरीके से डिवाइड किया गया है हमारे बुक में। तो जो फेज टू है यहाँ पर मेनली डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लाने का काम किया गया था। ओके, एज वी कैन सी IFCI ये सारे जो है इसी फेज में आए थे। दैट इज व्हाई बी इज द राइट आंसर। नाउ दैट वाज चैप्टर 20। अब चैप्टर 21 देख लेते हैं, इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये लंबा चौड़ा चैप्टर है, बट द नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पीछे दिए हुए हैं वो कम है, बट यू शुड प्रैक्टिस लॉट मोर क्वेश्चंस, आई वुड से। बट ये जो क्वेश्चन है इनको आंसर कर लेते हैं पहले। इन टर्म्स ऑफ विच ये एक्चुअली एक्ट है of the section actually है, section of BR Act is the business of banking defined। ठीक है, तो ये in terms of which section of the BR Act is the business of banking defined। ठीक है, तो सेक्शन 5, 6, 10, 8 कौन सा सेक्शन है? तो एक्चुअली सेक्शन 6 में बैंकिंग बिजनेस डिफाइंड है। तो बैंकिंग होता क्या है, बैंकिंग कंपनी क्या है, ये सब जो है आपके 5 में डिफाइंड है। और कौन सा एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड है ये 8 में है। 10 में मैनेजमेंट बैंक का कैसे करना है ये सब दिया हुआ है। तो यहाँ पर बी विल बी द राइट आंसर, दिस नॉट डी, दिस इज बी एंड दिस। ठीक है, तो बी विल बी द राइट आंसर, सेक्शन 6। ठीक है, तो मूविंग ऑन, इन विच ईयर वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्चुअली 1934 से बात की जाती है। कमीशन जो है इससे रिलेटेड लाया जाता है, और इसके बाद 1935 में इसे एस्टैब्लिश किया जाता है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है एज अ प्राइवेट एंटिटी एस्टैब्लिश किया जाता है। 1948-49 में इसे जो है कंप्लीटली
पब्लिक एंटिटी बना दिया जाता है। इसके पूरे के पूरे स्टेक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खरीद लेती है। ऑब्वियसली रिजर्व बैंक को पब्लिक एंटिटी होना चाहिए, तो 1935 सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग अप यूनिवर्सल बैंक? फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। एक यूनिवर्सल बैंक अगर आपको एस्टेब्लिश करना है, सो यू नीड अराउंड 200 करोड़ रुपीज डेफिनेटली। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग अप स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, तो यूनिवर्सल बैंक क्या है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हो गए, ये सारे यूनिवर्सल बैंक्स है। यूनिवर्सल का मतलब है सारे के सारे एक्टिविटीज जो बैंक करता है, मोस्ट ऑफ देम अगर कोई बैंक कर रहा है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल बैंक। शेड्यूल्ड कमर्शियल सॉरी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं? स्मॉल फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करते हैं, 25,000 या उससे ऊपर के लोन्स। ठीक है, तो मिनिमम कैपिटल क्या रिक्वायर्ड है? 100 करोड़ एटलीस्ट होना चाहिए, देन ओनली यू कैन एस्टैब्लिश अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम बैलेंस पेमेंट बैंक जो है ईच अकाउंट में मेंटेन कर सकते हैं? ईच अकाउंट में 2 लाख रुपीज पेमेंट बैंक कैन मेंटेन। अगर एक पेमेंट बैंक अकाउंट खुला हुआ है तो मैक्सिमम 2 लाख से ज्यादा आप उसमें डिपॉजिट नहीं कर सकते। देन ट्रांजैक्शन कैरिड आउट एट एन एटीएम ऑफ द कार्ड। लेट्स से आपके पास एसबीआई का एटीएम है और कार्ड इश्यूइंग बैंक यानी कि एसबीआई के आपके पास एसबीआई का कार्ड है, सॉरी, और आप एसबीआई के एटीएम में जाकर उस कार्ड को यूज कर रहे हो, देन इस ट्रांजैक्शन को हम ऑन अस ट्रांजैक्शन कहते हैं, बिकॉज सेम बैंक है एंड सेम कार्ड है आपके पास, तो दैट इज ऑनेस्ट ट्रांजैक्शन। अगर लेट्स से आपके पास एसबीआई का कार्ड है और आप आईसीआईसीआई के एटीएम में जाकर अपना कार्ड यूज कर रहे हो, सो दिस इज कॉल्ड ऑफ अस। ठीक है, ऑफ हमारे हमारे से रिलेटेड एटीएम नहीं है। ठीक है, तो दैट यहाँ पर पूछा गया है कार्ड इशूइंग बैंक, तो ऑनस इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन, 12th क्वेश्चन, गूगल पे क्या है? ठीक है, तो देर आर टू टर्म्स, फिनटेक एंड टेकफिन। जो भी पहले यहाँ पर आ रहा है, दो पार्ट्स है ये, फिनटेक फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी को यूज करके फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना, दैट इज फिनटेक। टेकफिन क्या है? टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस हैं इस पर्टिकुलर थिंग के, बट फाइनेंशियल सर्विसेज भी वो प्रोवाइड कर रहा है ऑन द साइड। ठीक है, फॉर एग्जांपल गूगल किस लिए एस्टेब्लिश किया गया था? गूगल पे के लिए एस्टेब्लिश किया गया था? नहीं, ये एक सर्च इंजन है, बट आगे जाकर इतना बड़ा हो गया कि ये फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करने लगा और ये गूगल पे जो है उसे लेकर आता है। तो दिस इज नॉट द मेन थिंग गूगल का। गूगल का मेन थिंग क्या है? ये एक सर्च इंजन है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ टेक्नोलॉजिकल कंपनी फर्स्ट, एंड देन फाइनेंशियल सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहा है। सो टेकफिन कंपनी है गूगल, सो यू शुड रिमेंबर इन दैट वे। नाउ चैप्टर 22, बैंकिंग लॉस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, ये दो एक्ट से रिलेटेड यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस दिए हुए हैं, राइट? इन विच ईयर डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमेंस इट्स बिजनेस? कौन से ईयर में? अगेन रिपीटेशन है क्वेश्चन का, कौन से ईयर में ये स्टार्ट होता है? अब तो आपको पता है, यस, बी इज द राइट आंसर, 1935। नाउ इन विच ईयर पब्लिक एंटिटी बनाया गया था? मैंने क्लियरली आपको बताया था पहले ही, सो डी इज द राइट आंसर, 1948। Then Central Board of Directors RBI के they are required to meet at least how many times in a year? ठीक है, सेक्शन 13 ऑफ आरबीआई, इसमें आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आरबीआई के कितने बार मिलने चाहिए ये चीज दी हुई है, सो दे शुड एटलीस्ट मीट 6 टाइम्स। ठीक है, सेक्शन 7 एंड 8 में सेंट्रल बोर्ड से रिलेटेड आपको प्रोविजंस देखने को मिलेंगे आरबीआई एक्ट के। नाउ अंडर विच एक्ट इज आरबीआई एम्पावर्ड टू बी बैंकर टू द गवर्नमेंट? बैंकर टू गवर्नमेंट आरबीआई एक्ट के तहत ही आरबीआई को ये पावर मिलता है। इसके अलावा आरबीआई जो है नोट प्रिंट करता है, उसके पावर्स एंड लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड करना, ऑल ऑफ दैट एज पार्ट ऑफ आरबीआई एक्ट। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स को कब एप्लीकेबल हुआ? ऑब्वियसली ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, 1 मार्च 1966। गलत मत कर दीजिएगा, अप्रैल भी दिया हुआ है, सो सी इज द राइट आंसर। चैप्टर 23, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। व्हिच वाज द फर्स्ट डीएफआई दैट वाज सेट अप इन इंडिया? पहला डीएफआई कौन सा था? 1948 में वी हैव आईएफसीआई। ठीक है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसे सेटअप किया गया था पहला डीएफआई। आगे जाकर ये कंपनी बनता है, फिर ये जो है आज के डेट में बहुत ही बड़ा हम कह सकते हैं एंटिटी है, राइट? तो इस तरीके से आईएफसीआई वाज सेटअप, सो डी इज द राइट आंसर, 1948 में इट वाज सेटअप, सो दिस इज द फर्स्ट वन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एन इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन? ठीक है, तो जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन्हें अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है, एंड वन ऑफ देम इज इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन। तो एलआईसी जो है ये एक इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन है,
ये बहुत डीपली एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह काम नहीं करता, बट अगर कहीं भी रिक्वायरमेंट है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, कोई डीएफआई उसे सपोर्ट कर रहा है, तो एलआईसी उसमें जो है इन्वेस्टमेंट जरूर कर देता है। So that is why A is the right answer. What are the other kinds? Development banks, specifically development related infrastructure को finance करने के लिए IFCI, IDBI, ICICI ये सब, SIDBI, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक एग्जिम बैंक, नाबार्ड, ये सारे जो है स्पेसिफिक जो सेक्टर से उसमें ही डेवलपमेंट का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल नाबार्ड जो है एग्रीकल्चरल सेक्टर में। इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन एलआईसी, यूटीआई है। स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस एसएफसीज हैं, जो कि स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, इसी तरीके के और। 20th क्वेश्चन, ऑनसेट ऑफ लिबरलाइजेशन व्हाट स्ट्रक्चर वाज अडॉप्टेड बाय डीएफआईज। ठीक है, डीएफआईज एक्चुअली पहले डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए गए थे। एक टिपिकल एग्जांपल है आईसीआईसीआई, ठीक है, डीएफआई था ये, बट लेटर ऑन जाकर ये एक यूनिवर्सल बैंक बन गया। ठीक है, बिकॉज इट वाज अनएबल टू कैरी आउट इट्स फंक्शंस, तो ये एक यूनिवर्सल बैंक बन गया। नॉट अ कमर्शियल बैंक, मॉर्गेज कोलैटरलाइज्ड नहीं है, बी यूनिवर्सल बैंक इज द राइट आंसर। 21, how much was the capital of IFCI? IFCI का initial establishment का capital was 10 crore rupees. A is the right answer. Which of the following DFIs had role of counseling NRIs for their investments in India? NRIs को counsel करने के लिए इसे जो है बनाया गया था। ICICI is the right answer. ये सारे facts है दोस्तों, ये कुछ याद रखना होगा। You can also let me know first new private bank in India कौन सा है? ठीक है, फर्स्ट आईसीआईसीआई की अगर हम बात कर ही रहे तो इट इज द फर्स्ट न्यू प्राइवेट बैंक। ऑल्सो आईसीआईसीआई से रिलेटेड एक और फैक्ट हम ये कह सकते हैं कि इसको एस्टेब्लिश किया गया था बिकॉज अंडर राइटिंग जो एक्टिविटीज हैं वो सही से कोई भी बैंक या एंटिटीज नहीं कर पा रहे थे, तो आईसीआईसीआई टुक अप दिस। ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर। चैप्टर 24, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा चैप्टर। इन विच ईयर डिड आरबीआई इंट्रोड्यूस लीड बैंक स्कीम? लीड बैंक स्कीम अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, 1969 में लाया जाता है। और 1969 ये ईयर अगर आप याद करो तो फर्स्ट टाइम क्या किया गया था इंडिया में? फर्स्ट टाइम नेशनलाइज किया गया था बैंक्स को। ठीक है, हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1969? यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट? तो 1969 बी इज द राइट आंसर। लेट्स सी कौन सही जवाब देता है। मूविंग ऑन, ग्रामीण बैंक मॉडल कौन से कंट्री में सबसे पहले लाया गया था? बांग्लादेश में सबसे पहले लाया गया था, राइट? कौन से नोबेल लॉरेट के नेतृत्व में ये लाया गया था? यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, यूसुफ जी, मोहम्मद यूसुफ, राइट? सो डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एमएफआई आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई? ऐसा एमएफआई जो कि प्रॉफिट कमा रहा हो वो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। सो एनबीएफसी एमएफआई ये जो है प्रॉफिट कमा रहा है, नॉन प्रॉफिट म्यूचुअल, ये म्यूचुअल बेनिफिट ये तो कोऑपरेटिव टाइप का है, तो इन दोनों को नहीं। ऑल ऑफ देम आर नॉट रेगुलेटेड, ओनली एनबीएफसी microfinance institution is regulated by RBI, which brings in profit. So C is the right answer. Which type of financing SHGs does an NGO act as financial intermediary? तो तीन टाइप मॉडल्स हैं, मॉडल 1, 2 एंड 3, जिससे एसएचजी बैंक लिंकेज होता है। एसएचजी और बैंक का डायरेक्ट लिंकेज है, देन दैट इज कॉल्ड मॉडल 1। इफ एसएचजी और बैंक का लिंकेज को अगर एनजीओ जो है वो हेल्प कर रहा है यहाँ पर, इट इज नॉट इन्वॉल्व बट हेल्प कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड अ मॉडल 2। अब एसएचजी और बैंक के बीच में एनजीओ है, ये एक इंटरमीडियरी बन गया, यानी कि अगर कुछ पैसे हैं तो एसएचजी एनजीओ को देगा, एनजीओ जाके जमा करेगा बैंक में, तो एनजीओ एक्ट्स एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी इन थर्ड मॉडल, फोर्थ मॉडल नहीं होता। तो सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन, 27, विच आर द फॉलोइंग फिगर्स इन फेयर प्रैक्टिसेस कोड में आरबीआई का जो है एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए जो लाया गया है जिससे फेयर तरीके से बिजनेस वो करे, उसके लिए, तो इसमें से कौन सा उसमें देखने को मिलता है? There should be a board approved loan application format, absolutely ये है। No security deposit should be taken from the borrower, जो भी borrow करता है उससे नहीं लेना है। A borrower should not be a member more than one SH, absolutely correct. So D is the right answer. 25th क्वेश्चन, ये है हमारा एनबीएफसी। ठीक है, चैप्टर 3B को आरबीआई एक्ट में ऐड किया गया था और एनबीएफसी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल आरबीआई को दे दिया गया था एज पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि कब ऐड किया गया था ये पूछा जा रहा है। आरबीआई एक्ट में पहले एनबीएफसी से रिलेटेड प्रोविजंस नहीं थे, बट थोड़े से लाए गए चैप्टर 3B को ऐड करके। कब किया गया? 1997 में। सो सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेगुलेटर ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज? हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को पहले एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, रेगुलेट करता था, बट अब जो है आरबीआई को ये रेगुलेशन कंप्लीटली दे दिया गया है, ये सुपरवाइज करता है। तो आरबीआई इज द राइट आंसर हियर, सो ए इज द राइट आंसर।
लोन कंपनी एनबीएफसी एक टाइप ऑफ एनबीएफसी है। ये क्लासिफिकेशन कौन से कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो एक्टिविटी बेस्ड क्लासिफिकेशन में अगर हम देखेंगे तो लोन कंपनी होगा। साइज बेस्ड में अगर हम देखेंगे एनबीएफसी, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, ये सब आ जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो एक्टिविटी बेस्ड में अलग अलग टाइप के एनबीएफसी को डिफाइन किया गया है एंड वन ऑफ देम इज द लोन कंपनी, दैट इज व्हाई बी इज द राइट आंसर। What is the maximum period for which an NBFC deposit taking can accept deposits? तो NBFC deposit taking 12 to 16 months तक deposits accept कर सकता है। maximum कितना है? 60 months। तो you have to remember maximum पूछा गया है, 12 months करके मत आ जाइएगा। So C is the right answer. Which of the following can be considered as part of owned funds of a एनबीएफसी के ओन फंड्स, यानी कि अगर किसी एनबीएफसी का अपने से जो है फंड्स इकट्ठा करके उस एनबीएफसी को एस्टैब्लिश किया गया है, तो ऑल ऑफ दोस फंड्स अलग अलग टाइप के जो है दे विल बी पार्ट ऑफ ओन फंड्स, ठीक है। इक्विटी शेयर्स है, कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, बैलेंस इन शेयर, प्रीमियम अकाउंट, ऑल ऑफ दीज आर द फंड्स जो इकट्ठा किया गया है। दैट इज ऑल ऑफ द अबव, डी इज द राइट आंसर। Now, let me just remind you again, if you're preparing for the JAB exam, you can be part of our EduTap Master course। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर शॉर्ट वीडियोस लेक्चर्स के थ्रू, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू, साथ के साथ बहुत क्रिस्प नोट्स, एमसीक्यूज सारे यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं एंड इट विल बी द बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर यू टू प्रिपेयर इन द एग्जाम, राइट। यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, JAIIB75 ये कोड अगर आप यूज करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग 75% डिस्काउंट ऑन ऑल ऑफ द प्रोडक्ट, ऑल ऑफ द कोर्सेज, ठीक है। तो चैप्टर 26 इंश्योरेंस कंपनीज, यहाँ पर द फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी टू बी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया वाज, ठीक है, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, नथिंग मच टू डिस्कस, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर एंड ये जो इंडिया का हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंस से पहले ही हुआ था। व्हाट इज द एक्सटेंट अप टू विच एफडीआई इज परमिटेड इंश्योरेंस सेक्टर में, ठीक है। ये दो चैप्टर्स में हम डिस्कस करते हैं और ये एफडीआई जो है 74% तक परमिटेड है इन द इंश्योरेंस सेक्टर। सो सी इज द राइट आंसर। द परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव्ड टू जीडीपी, तो देयर आर टू काइंड्स इन विच इंश्योरेंस प्रीमियम को मेजर किया जाता है, ठीक है। तो एक तो पेनिट्रेशन कहा जाता है, तो पेनिट्रेशन में क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम डिवाइडेड बाय जीडीपी होता है। दूसरा जो है डेंसिटी कहा जाता है, यानी कि पॉपुलेशन में कितना इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो पे किया है। तो टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम एक कंट्री का डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, तो आप इसके लिए पॉपुलेशन डेंसिटी नाम का एक जो टर्म है उसको याद रख सकते हो। तो इंश्योरेंस प्रीमियम का जो उसका रेशियो जीडीपी के साथ, दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेशन, ठीक है। सो ए इज द राइट आंसर। इंश्योरेंस प्रीमियम टू पॉपुलेशन, उसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। सो सी इज द राइट आंसर। मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एस्टैब्लिश करने के लिए, okay, so it is 100 crores, minimum capital 100 crore। Then 27th, Indian financial system regulators and their roles, ठीक है। in which year was RBI nationalized? इसे 1935 में nationalize किया गया था। तीसरी बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सॉरी, nationalization तो establishment 1935 and nationalization 1948-49 में किया गया था। so C is the right answer here, okay। nationalization पूछा गया, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। How many times at the minimum does the monetary policy committee meet? तो mandated तो 4 बार है, लेकिन monetary policy committee 6 times in a year जो है meet करते हैं। So B is the right answer। Then what is the rate of interest CRR? CRR क्या है? Reserve fund है in the form of cash, cash reserve ratio, जो कि banks RBI के पास maintain करते हैं। उस पर RBI banks को कितना interest देता है? 0, ठीक है, कोई interest नहीं देता। So D is the right answer। 41, how many time जो full time members है कितने होने चाहिए सेबी के बोर्ड में? सेबी के बोर्ड में 3 फुल टाइम मेंबर्स एटलीस्ट होने चाहिए, ठीक है, एंड 4 पार्ट टाइम मेंबर्स मस्ट बी देयर। सो ए इज द राइट आंसर। अंडर द रिकमेंडेशंस ऑफ व्हिच कमिटी आईआरडीए वाज एस्टैब्लिश्ड? बहुत ही सिंपल, मल्होत्रा कमिटी, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। 28th लास्ट चैप्टर, रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट्स इन बैंकिंग सेक्टर, तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्टर इंक्लूडेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो एक लिस्ट दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें टेक्सटाइल मिल्स इंक्लूडेड नहीं है। वाटरवर्क्स, वाटरवेज, कैनाल नेटवर्क्स, ये सब इंक्लूडेड है, ये नहीं है। तो यू कैन सी द लिस्ट हियर, गो थ्रू इट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग? लार्ज अमाउंट्स रिक्वायर्ड है, यस। लॉन्गर मैच्योरिटी रिक्वायर्ड है, यस। फिक्स्ड एंड लो रेट ऑफ रियल रेट ऑफ रिटर्न, यस। तो तीनों ही चीजें हैं। सो डी इज द राइट आंसर। नैपफिड का इनिशियल ऑथराइज्ड कैपिटल कितना था? 1 लाख करोड़। सो डी इज द राइट आंसर। 46, what is percentage of cash settlement proposed by NARCL? NARCL दो तरीके से, अगर NARCL करता क्या है, NPAs को जो है एक्सेप्ट कर लेता है,
और फिर पेमेंट जो करता है उसमें से 15% इमीडिएट कैश में दे देता है एंड 85% जो है सिक्योरिटी रिसीट्स एंड सॉरी सिक्योरिटीज इश्यू कर देता है, सिक्योरिटी रिसीट्स। एंड ये लेटर ऑन कहता है कि लेटर ऑन आपको 85% पे किया जाएगा। तो कैश कितना है? 15%। ओके 47 लास्ट क्वेश्चन, स्मार्ट लैंडिंग कौन से ईज का ईज जो फ्रेमवर्क है कौन से वाले वर्जन का थीम था, वो पूछा जा रहा है। तो ईज 3.0 में पहली बार लाया गया था स्मार्ट लैंडिंग। यू कैन गो थ्रू द अदर थिंग्स हियर। ओके, so again, let me remind you, if you're preparing for JAB 2024, please do consider our EduTap Master Course, जहाँ पर बहुत ही बढ़िया आपको जो है each and every component को पढ़ाया गया है। You can avail single particular component या फिर let's say IIFS हो गया आपका PPB and other components का आपको individual course चाहिए, you can avail that also by clicking on the link given in the description। ठीक है, जैब 75 ये कोड यूज करके आपको 75% का डिस्काउंट इन पर मिल रहा है। Please do be part of it. All the best. ठीक है, and if you have any other queries, you can always call us on 8146207241 या hello@edutab.co.in पर आप मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। Thank you so much. All the best.